महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय परिषद कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। कार्यक्रम को सहकारिता की भावना की दृष्टि से बताया महत्वपूर्ण। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव निलंबित। जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया निलंबित। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जारी किए आदेश। नासिक स्थित कालाराम मंदिर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्र की समन्वयता और खुशहाली की कामना की। जयपुर में अखिल भारत राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की प्रांतीय मीटिंग आयोजित। प्रदेश भर में संगठन के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध धाम मातृकुंडिया पहुंचे और अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज के सभा संस्थान के मातृकुंडिया में महाकुंभ के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। इस बीच यहां संबोधित भी किया, जहां आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान अन्नदाता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री के सुदृढ़ नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक काम हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में माता और बहनों की उपस्थिति देखकर कहा कि समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। माता बहनों को आगे लाकर स्वावलंबी बनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश किसान दिवस की रजत जयंती मना रहा है। किसान अन्नदाता है और वे देश के विकास की पूंजी है। उन्होंने किसानों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने और उनका लाभ उठाने की भी बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं और ऐसा ही अनुभव उन्हें मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में आकर हो रहा है। करीब 25 साल पहले वे इस धरा पर आए थे और समाज के प्रयास से उन्हें सामाजिक न्याय मिला। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेवाड़ जाट समाज के अध्यक्ष माधव लाल जाट ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर और हल भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार की महाराष्ट्र के शिरडी स्थित महाराष्ट्र राज्य सहकारी पथ जो है संघ फेडरेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिषद के कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान सहकारिता के आदर्श को अपनाते हुए राष्ट्र और राज्य के विकास में सभी को समान रूप से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पथ संस्था फेडरेशन के कार्यक्रम को सहकारिता की भव्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और आपको बता दें, यह निलंबन जो है संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रोफेसर श्रीवास्तव पद पर के दुरुपयोग, राजकीय कार्य की लापरवाही और विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट में प्रोफेसर श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और विश्वविद्यालय प्रशासन में लापरवाही बरती है। इस लापरवाही से विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान हुआ। संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में हुई जांच में प्रोफेसर श्रीवास्तव दोषी पाए गए और इसके आधार पर राज्यपाल ने उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने विधान विश्वविद्यालय प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रोफेसर श्रीवास्तव को कुलपति पद से निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय में अब तक कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। और वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को नासिक स्थित कालाराम मंदिर पहुंचे। उन्होंने नदी मंदिर में विराजित भगवान श्री राम की काले पाषाण से बनी मूर्ति की पूजा अर्चना की। साथ ही राज्यपाल ने भगवान श्री राम से राष्ट्र की उन्नति और खुशहाली की कामना की।
सरिस्का बाग परियोजना के अंतर्गत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 परिवारों को मौके पर भूमि जमाबंदी का वितरण कर गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए। इसके लिए 6 सालों से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस पहल के तहत गांव के लॉज के कुल 178 परिवारों को पुनर्वासित किया गया और इन परिवारों को 350 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर बसाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इस पहल को सरकार को बड़ी उपलब्धि बताया है। तो वहीं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि सरिस्का क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वर्तमान में सरिस्का में कुल 42 बाघ बाघिन हैं और सरकार इसे विश्व स्तर पर संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अजमेर में आयोजित हुई। इसमें पूरे देश के भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश एक वृहद विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं वर्ष 2047 तक हम निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो सशक्त नेतृत्व दिया है वे हमें पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और शक्तिशाली बना रहा है। उन्होंने LIC कार्मिकों का आह्वान किया है कि देश के लिए वे भी अपना संपूर्ण योगदान दें। देवनानी ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। निगम का बीमा यानी कि सुरक्षा की गारंटी आमजन को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि बीमा सदैव साथ रहता है। निगम के कर्मचारी उपभोक्ता हित व राष्ट्र हित में निरंतर काम करते रहते हैं और देश के हित में पॉलिसी धारकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो और उन्हें अधिक से अधिक सेवाएं मिले। अभी का समय AI का है। हम AI और तकनीकी सहायता से अधिक आमजन को अपनी सेवाओं का लाभ पहुंचाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि संगठनों को मांग और आंदोलन को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। देश के हित में काम करके खुद को और संगठन को आगे बढ़ाएं। LIC ने देश के उपभोक्ताओं में जो विश्वास और प्रभाव बनाया है वह अपनेपन में अनूठा और अद्वितीय है। और खबर राजस्थान से है। आज जयपुर में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की प्रांतीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में बताते चले कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और बाद में उस रिपोर्ट का रावण दहन भी किया गया। बताते चले संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैब टेक्नीशियन की कड़ी मेहनत को सरकार ने दशकों तक अनदेखा लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश के लैब टेक्नीशियन सुबह के मरीज की गुणवत्ता रिपोर्ट शाम को उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी मेहनत की कद्र क्यों नहीं कर रही है। स्वयं के संघ के मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जॉब चार्ट और शैक्षणिक योग्यताओं सहित दूसरे राज्यों में तुलनात्मक विवरण कमेटी को सौंपा था। हालांकि रिपोर्ट में वित्त विभाग के इशारे पर निर्णय लिया गया, न कि संघ और प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों के द्वारा दिए गए साक्ष्यों और मांग पत्रों के आधार पर। संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी राज्य सरकार के रवैये पर निशाना व्यक्त की और इसी के साथ साथ संयोजक राजेंद्र स्वामी, महामंत्री तरुण सैनी और कोषाध्यक्ष मोहन सिंह राजौत ने बताया कि कई राज्य जैसे आपको बता दें हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लैब टेक्नीशियनों की स्थिति राजस्थान से कई गुना बेहतर है और ऐसे में संघ के नेताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने सरकार के बजट पूर्ण चर्चा में ग्रेड पे और स्टॉपिंग पैटर्न के मुद्दे को उठाया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी है। अंत में संघ ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया। राजस्थान में लैब टेक्नीशियनों के हालत में सुधार की उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई है। अब देखना यह है कि संघ के आंदोलन का क्या क्या असर होता है। और वहीं RMSRU की जयपुर इकाई के दवा प्रतिनिधि साथियों का वार्षिक सम्मेलन 25 रविवार को रियूनियन ऑफिस सोडालत पर संपन्न हुआ, जिसमें सम्मेलन को प्रांतीय महासचिव जितेंद्र कुंभज और उपाध्यक्ष गिरीश सक्सेना ने संबोधित किया।
सम्मेलन में 100 से अधिक दवा प्रतिबंधित साथियों ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन के दौरान कौम विजय कुमार शर्मा और कौम सतीश शर्मा ने कोषाध्यक्ष रिपोर्ट पेश की। नवीन कार्यकारिणी का कॉमरेड टिंकू यादव को सचिव और कॉमरेड सतीश शर्मा को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में दवा उद्योग के श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार, दवा कंपनियों के शोषण और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने पर किसानों और संगठनों ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन कर आभार जताया। इस मौके पर अनेक संगठनों के पदाधिकारी और किसान यहां मटोरिया भवन में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का अभिनंदन किया। इस बीच मौके पर बता दें कि किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से रामसरा माइनर के पुनः निर्माण की मांग की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो रही है। उन्होंने इसके लिए पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए बताया है कि अभिषेक मटोरिया ने उनकी इस मांग को गंभीरता से लेते हुए रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण को लेकर राशि स्वीकृत कराई गई है। तो वहीं माससरा माइनर का पुनर्निर्माण होने के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा में भारी लाभ होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्या का प्रमुखता के साथ समाधान कराया जाएगा। विदित रहे कि राज्य भाजपा सरकार ने रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट जारी किया है। रामसरा माइनर लंबे समय से जर्जर होने के कारण किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा था और आए दिन नहर टूटने के कारण किसानों की सिंचाई पानी की बरिया भी पीट जाती थी। इस मौके पर अनेक किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और किसान नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। देखिए, जहां पर रामसरा माइनर में पुनर्निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने पर किसानों और संगठनों के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का देखिए अभिनंदन किया गया और आभार जताया गया। इस मौके पर देखिए अनेकों संगठनों के पदाधिकारी और किसान यहां पर मौजूद हैं। जहां पर बताते चले कि किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने ये बात कही है कि लंबे समय से रामसरा माइनर के पुनः निर्माण की मांग की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो रही है। उन्होंने इसके लिए पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया द्वारा दिए गए प्रयासों की सराहना की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य की भाजपा सरकार ने रामसरा माइनर के पुनर्निर्माण के लिए 7 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट भी जारी किया। रामसरा माइनर कस्बे के समय में जर्जर होने के कारण किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा था और अब आए दिन लहर टूटने के कारण आपको बताते चले कि किसानों की सिंचाई पानी की बारिशों बरिया भी पीट जाते थे। और इस मौके पर अनेक किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 नहरों का रिहैबिलिटेशन करना था, रिकंस्ट्रक्शन करना था, उसमें रामसरा माइनर के 7.5-8 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। और डिवीजन में हनुमानगढ़ जिले में ये हमें एक नहर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने दी है। हम दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। काफी लंबे समय से इस माइनर के पुनर्निर्माण की मांग चल रही थी। काश्तकार काफी हद तक परेशान थे। जयपुर भी गए, मंत्री जी से भी मिले, चीफ इंजीनियर साहब से भी मिले और इनके प्रयास रंग लाए। मेरा कोई इसमें मैं ज्यादा सहयोग अपना योगदान इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लोग फिर इसको राजनीतिक रूप में ले जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें इन काश्तकारों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी मेहनत है, योगदान है। लगातार इसके एस्टीमेट बनाना, लगातार सही समय पर इस बातों को उठाना, अधिकारियों के समक्ष, मंत्री के समक्ष लगातार ये लोग प्रयासरत रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। मेरा किसी प्रकार का श्रेय लेने की मुझे होड़ नहीं। सभी काश्तकार और रामसरा माइनर के जो पीड़ित किसान। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जाट भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में पीएनबी द्वारा आयोजित होम लोन, सोलर लोन मेले में दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई। जहां पर आपको बताते चले कि मेले में विभिन्न स्कीमों के तहत आकर्षण ब्याज दर के साथ ही लोन दिए जा रहे हैं। पीएनबी मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इस मेले में हनुमानगढ़ में व्यापार को बढ़ाने के अलावा हाउसिंग लोन एवं सोलर लोन पर विरोध तौर पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और वहीं हनुमानगढ़ मंडल में लगभग 50 करोड़ के होम लोन मंजूर किए गए हैं।
दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीकानेर के बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है की बात कही। दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर आज बीकानेर में पूर्व यूआईटी मेयर चेयरमैन महावीर रांका अपने समर्थकों के साथ आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और इस मौके पर रांका ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुमत मिला है, ये जनता की जीत है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को और सभी वहां के जो भी विधायकगण बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रदेश के एनटी चिकित्सकों की शुक्रवार को सिभी स्कीम स्थित आंजनेय ईएनटी अस्पताल में सेमिनार का आगाज हुआ। सेमिनार के पहले दिन प्रदेश के ईएनटी सर्जन ने लाइव सर्जरी कर रोगों को जटिलताओं के बारे में बताया। सेमिनार में चेन्नई के डॉक्टर रवि राम लिंगम और बेंगलुरु के डॉक्टर राम संपत चंद्र प्रसाद राव, हैदराबाद के डॉक्टर श्रीनिवास किशोर, मुंबई के डॉक्टर विधायक विकास अग्रवाल और इसी के साथ यह है मादाबाद के डॉक्टर देवांशु गुप्ता ने कई जटिल सर्जरी की और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अंजनी शर्मा ने बताया है कि प्रदेश स्तरीय सेमिनार शनिवार और रविवार को आरआईसी जयपुर में होगी। सेमिनार में जो है प्रदेश के 800 से ज्यादा ईएनटी सर्जन भाग लेंगे। सेमिनार में चिकित्सक विभिन्न जो है बीमारियों का इलाज अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। I am Dr. Neil Kumar Sharma. I am the organizing secretary of 42nd Rajasthan ENT branch conference. आज 7 फरवरी को आंजनेय ENT हॉस्पिटल की स्कीम में इस कॉन्फ्रेंस की लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आज देश विदेश के कई सारे नामचीन डॉक्टर्स ने यहाँ पर ऑपरेशंस किए एवं डॉक्टर्स को अपने अनुभव साझा करें। इस कॉन्फ्रेंस का अगला हिस्सा 8 और 9 तारीख को आरआईसी में होगा, जहां डॉक्टर्स अपना व्याख्यान देंगे और उन व्याख्यान से डॉक्टर्स अपने ज्ञान का आदान प्रदान। और अमेरिका से भारतीय युवाओं को डिपोर्ट करते वक्त जो है बेड़ियां डालने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे सूतक यूथ कांग्रेस के नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने कोर्ट गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के साथ ही पुलिस पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस ने एक साथ मिलकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शहर कांग्रेस अध्यापक जसपाल गहलोत ने कहा कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की बात करते रहते हैं। अपनी बड़ी संख्या में नागरिकों के यहां पर मौन व्यवहार कर किया गया, जहां उनके हाथ और पैर में बेड़ियां बांधी गई और इसके बाद भी मोदी और ट्रंप ने माफी नहीं मांगी। वहीं गहलोत ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यालय पर लाठीचार्ज का जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, पुलिस प्रशासन जनता के बजाय भाजपा के लिए काम कर रही है। और वहीं अन्य नेताओं ने कहा कि यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो वही लोकतंत्र का हिस्सा है, प्रदर्शन की लाठीचार्ज करके प्रशासन ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। जिस तरीके से भारत का अपमान पूरे देश में हुआ है, कहां गए मोदी जी जो अपने 56 इंच का सीने की बात करते थे और कहते थे कि एक भारत के किसी भी आदमी पर तो इंसानियत पर चोट आएगी तो मैं इंस्टेंट बता दूंगा। कहां गए वो बातें? 56 इंच का सीना कहां गए वो? आज पूरे 18,000 भारतीयों पर आंच आई है। भारत के एक भी नागरिक पर आंच आना वो मोदी जी के लिए शर्मनाक होती है। 18,000 आदमियों को बंदी बनाकर जिस तरीके से यहाँ लेके आए, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का अपमान हुआ है। अमेरिका से जो भारतीय लोग थे जिनको अमेरिका ने डिपोर्ट किया था और कितनी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनको उनके हाथों में बेड़िए थे, उनके पांवों में जंजीर थी, किस हालत में 40 घंटे वो एरोप्लेन में रहे,
जिस व्यक्ति ने, जिस मोदी ने ये पूरे देश के अंदर कहा था कि मोदी का डंका पूरे विश्व में बजता है, उसका डंका आप सब लोगों ने देखा कि अमेरिका से हमारे भारतीय लोगों को बुरी कंडीशन में भारत भेजा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा ही व्यवहार ट्रंप सरकार ने कोलंबिया के जो नागरिक थे उनके साथ भी अपमान किया था, मगर कोलंबिया का प्रधानमंत्री, कोलंबिया का राष्ट्रपति खुद ने अपना एरोप्लेन भेजा, वहां जाकर अपने नागरिकों को रिसीव किया और सम्मानजनक तरीके से अपने देश में लेकर आया। मगर भारत सरकार ऐसा नहीं कर पाई, अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से ला नहीं पाई, अपने वहां एरोप्लेन नहीं भेज पाई, अपने लोगों को रिसीव करने के लिए किसी भी मंत्री को नहीं भेज पाई। जो अपमान भारत के नागरिकों के साथ किया गया है उसके खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज कोर्ट गेट पर बीकानेर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है, नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। अगर ये अपमान। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा ने आज नोहर पंचायत समिति परिसर में बीमा क्लेम की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा जिलाध्यक्ष बलबानु पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शानदार सरकार द्वारा क्रॉप कटिंग के प्लांट सैटेलाइट से लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार किसानों को लगभग से वंचित रखा जाता है, क्लेम से वंचित रखा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि क्रॉप कटिंग रैंडम नंबर की जानी चाहिए। तो वही एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और अन्य बैंकों में लगभग 15,000 पॉलिसियां बैंकिंग सेमिनार की जो है सेक्टर की वजह से रिजेक्ट हुई थी। वही क्लेम आज तक लंबित है। आपको बता दें कि 10,000 गौलिसिया बैंक की गलती के वापस से रिजेक्ट हो गई थी, जो कि आज क्लेम आज तक लंबित है। हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पारदर्शिता का खत्म करके ही जो है गई है। इस कारण इस योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। माकपा नेताओं ने 10 फरवरी को रामगढ़ गांव में किसान महाराष्ट्र की वहां पंचायत के पहुंचने की अपील की है। फसलों का चयन हुआ है। ये राजस्थान में एकमात्र जिला है हनुमानगढ़ जिला, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि यहाँ के जिले के कलेक्टर ने बाकायदा दादागिरी करते हुए किया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है कि वो यहाँ के कलेक्टर को ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में सिर्फ पोल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में क्यों है। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों के दौरान हर बार लोगों को बीमे के लिए यूं नहीं लड़ना पड़ता था जिस तरीके से पिछले 2 सालों के, 1.5 सालों के, 1 साल के दौरान जो लड़ना पड़ रहा है। 2022 में ऑब्जेक्शन थे, लोग लड़े। जब ये विधायक थे तो राजस्थान की विधानसभा में बोले, हमारे ऑब्जेक्शन टूट गए। अब ये सरकार आने के बाद फिर 7 ऐसे पटवार मंडल है, 2 भद्रां के हैं, 5 अपने हैं। 7 ऐसे पटवार मंडल जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन जिला कलेक्टर के द्वारा तोड़ने के बाद भी एसजीआरसी जो स्टेट की होती है, जिसने वापस ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया। नई सरकार का सबसे बड़ा तोहफा मिला है जो हमारे इलाके में जिदासर की पंचायत को मिला है, मोटेर की पंचायत को मिला है, दानसिया की पंचायत को मिला है, दनियासर की पंचायत को मिला है। वहां का बड़ा हुआ करोड़ों का क्लेम एसजीआरसी की टीम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ के किसानों को क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद 2023 करीब आई, 2023 करीब के अंदर 161 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। यहां लगातार प्रयास हुए तोड़ने के, लेकिन आज तक 161 पटवार मंडलों का जो है वो जिला कलेक्टर ये तय नहीं कर पाएगी इनका क्लेम कब मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम 2024 रबी का डाल देंगे, 2024-25 खरीफ का डाल देंगे। 24-25 रबी और खरीफ के अंदर इस पूरे इलाके में 700 करोड़ रुपए का क्लेम बना हुआ है, नौर भादरा और पल्लू का। उस इलाके में क्लेम बनेगा 50 करोड़, पूरा 50 करोड़ ही बनेगा दोनों फसलों का ही, यानी सैटेलाइट से होने के कारण पूरे इलाके को रगड़ दिया। मुख्य रूप से किसान इस मुद्दे पर बात करेंगे और हम सरकार से बात करेंगे कि खेत रैंडमली ही तय हो राजस्व बोर्ड द्वारा, जो गाइडलाइन है, किसी मंत्री के बयान से और किसी अधिकारी की दादागिरी से क्रॉप कटिंग के खेत सैटेलाइट से तय नहीं हो। इन मुद्दों पर हमारी किसान पंचायत होगी। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं कि यहाँ का लोकल एमएलए कांग्रेस का है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो राजस्थान की विधानसभा में उठाए, और भादरा का एमएलए बीजेपी का, जिले का एक एमएलए है जो बीजेपी का, उसका भी दायित्व बनता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन मैं क्या उम्मीद करूं राजस्थान की विधानसभा से, जहां मंत्री, कृषि मंत्री खुद विधानसभा में नहीं आए, तो किसानों के सामने एक ही विकल्प बचता है, अपने मुद्दों को लेकर के लड़ें, अपने मुद्दों को लेकर के सावचेत रहें, अपने मुद्दों को लेकर के एकजुट हों। मैं तो आपके जरिए तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं
कि वो रामगढ़ की किसान पंचायत में, रामगढ़ के मुख्य चौक में 10 तारीख को 11 बजे हर हालत में पहुंचे और इकट्ठे होकर के किसान एकजुटता का नारा लगाएं, नहरों में पूरे पानी और फसल बीमा पर अपनी मांग को मजबूत करें। बाकी फसल बीमा पर सारी ब्रीफ साथी मंगेश चौधरी। वहीं जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला का आयोजन किया गया, जहां पर एनएचएम मंच शुरू हुआ और इसी के साथ नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष और राजश्याम पंचारिया ने पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।